गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे कॉनिकल प्रोजेक्शन की। और कॉनिकल प्रोजेक्शन में हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है RF 1:30 करोड़ और स्टैंडर्ड पैरेलल है 45 डिग्री, इंटरवल ऑफ लैटिट्यूड 15 डिग्री और इंटरवल ऑफ लॉन्गिट्यूड 30 डिग्री। इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम कॉनिकल प्रोजेक्शन की हम रचना करेंगे और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनिकल प्रोजेक्शन होता क्या है। और किसी दिए गए ग्लोब पर यदि हम एक शंकु की सहायता से कोई प्रोजेक्शन बनाते हैं तो उसे कॉनिकल प्रोजेक्शन कहते हैं। लेकिन कॉनिकल प्रोजेक्शन में जब किसी कागज़ के शंकु को ग्लोब के ऊपर इस प्रकार चढ़ाते हैं कि वह किसी अक्षांश रेखा को छुए, संभवतः वह भूमध्य रेखा को नहीं छुएगा, उत्तरी गोलार्ध में किसी एक अक्षांश रेखा को छुएगा। जिस भी अक्षांश रेखा को वह शंकु छुएगा उसे मानक अक्षांश रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर जो मानक अक्षांश रेखा है वो 45 डिग्री है, यहाँ पर यह 45 डिग्री है। हमें सबसे पहले ग्लोब की आवश्यकता पड़ेगी और ग्लोब कितना बड़ा और कितना छोटा होगा वह उसकी RF पर निर्भर करता है। RF की सहायता से हम ग्लोब के रेडियस को निकाल लेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है रेडियस ऑफ द ग्लोब, और ये किस प्रकार से निकालेंगे, जब हम RF को एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ से गुणा कर देंगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ द ग्लोब आ जाएगा। RF हमारे पास है 1:30 करोड़ और इसको यदि हम एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ से गुणा कर देते हैं तो एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ हमारे पास होता है लगभग 64 करोड़। 64 करोड़ किस में होता है, सेंटीमीटर्स में होता है। जब हम इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आता है 3.2 सेंटीमीटर्स। तो ये 3.2 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर रेडियस ऑफ द ग्लोब जो हमने कैलकुलेट किया है उतनी हम प्रकार खोलेंगे। जो हमारे पास था 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर रेडियस लेकर हम एक सर्कल बनाएंगे। ये हमारा वो सर्कल हुआ जो उस ग्लोब को प्रदर्शित करेगा जिसकी सहायता से हमने प्रोजेक्शन या प्रक्षेप हमने बनाना है। इसके हम ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखीय व्यास ये ले लेंगे। दोनों व्यास एक दूसरे को O बिंदु पर काटेंगे और यहाँ पर इसके चिन्ह लिख लेते हैं। ये W है और यहाँ पर है E और ये है N और ये है S। तो इस प्रकार से ये जो हमारा रेडियस है ये हमारे OE जो है यहाँ पर 3.2 है। 3.2 सेंटीमीटर लेके ये हमने इस प्रकार से एक सर्कल खींचा है जो हमारे ग्लोब को प्रदर्शित करेगा। अब क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड पैरेलल 45 डिग्री है तो इस O बिंदु पर 45 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। ये 45 डिग्री हुआ और जो लैटिट्यूड है हमारे पास वो 15 डिग्री का है। एक एंगल यहाँ पर 15 डिग्री का बना लेंगे, ये 15 डिग्री हुआ। और एक लॉन्गिट्यूड जो है वो हमारे पास 30 डिग्री का है। तो दूसरी दिशा में हम 30 डिग्री का एक एंगल यहाँ पर बना लेंगे। तो 15 डिग्री के अंतराल पर हमने अक्षांश रेखाएं खींचनी है, इसलिए 15 डिग्री का चापकोण हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो 15 डिग्री का जो चापकोण निकालेंगे वो चापकोण किस प्रकार से निकलेगा, वो हमारी पूरी जो ग्लोब की परिधि होती है उसमें से 15 डिग्री का चापकोण या कोण हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ 15 डिग्री कोण, और ये आ जाता है हमारे पास 2πr मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइड बाई 360। ये हमारे पास आता है 0.83 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से हम लॉन्गिट्यूड जो 30 डिग्री के अंतराल पर हमने लेना है वो भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ हमारे पास आ जाता है 1.67 सेंटीमीटर आ जाता है। तो ये हमारे पास दोनों कोण हमारे पास आ जाते हैं या दोनों चापकोण की लंबाई हमारे पास आ जाती है। 15 डिग्री के चापकोण की लंबाई भी और 30 डिग्री के चापकोण की लंबाई भी हमारे पास आ जाती है। अब क्योंकि 45 डिग्री का एंगल है OD इस चापकोण को D बिंदु पर काटता है, तो D बिंदु पर एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे जिसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा, और वह स्पर्श रेखा उस शंकु की भुजा को दिखाएगी। या हम यूँ कह सकते हैं तो OD रेखा पर D बिंदु पर एक 90 डिग्री का हम एंगल बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये एंगल हम बना लेते हैं, ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल है ये हमारा ये कोण है ये 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का जो ON रेखा को आगे बढ़ाते हुए P पर काटेगा। तो इस प्रकार से P पॉइंट, और यहाँ कोई एक लाइन हम यदि खींच लेते हैं जो हमारी केंद्रीय देशांतर रेखा को दिखाएगी। ये है हमारी L और L1 रेखा। L बिंदु पर रखेंगे, प्रकार हमने कितनी खोली, PD प्रकार हम खोलते हैं और L बिंदु पर रखते हैं। और यदि हम एक चाप लगाते हैं, यह चाप इस प्रकार से रहती है, तो ये चाप हुई हमारी स्टैंडर्ड पैरेलल की रेखा
जो 45 डिग्री अक्षांश को दिखाएगी, क्योंकि पी डी प्रकार खोलकर हमने एल बिंदु से ये चाप हमने ली थी। और अब हम अन्य अक्षांश रेखाओं के चिन्ह हम यहाँ पे ढूंढेंगे इस केंद्रीय देशांतर रेखा पर। 0.83 सेंटीमीटर जो वो लंबी रेखा हुई जो ई और सी को दिखाएगी 15 डिग्री के अंतराल या 15 डिग्री कोण के चाप की लंबाई। तो 0.83 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे और ये हमारे पास स्टैंडर्ड पैरेलल है 45 डिग्री। इससे 45 से उत्तर की ओर 3 निशान लगाएंगे। एक निशान ये 60 डिग्री के लिए, और दूसरा निशान ये 75 डिग्री के लिए, और तीसरा निशान ये 90 डिग्री के लिए। और इसी प्रकार से 3 निशान दक्षिण की ओर लगाएंगे। और यहाँ ये 45 डिग्री था तो ये हमारे पास आता है 30 डिग्री, और ये हमारे पास आता है 15 डिग्री, और ये हमारे पास आता है 0 डिग्री। और इसी बिंदु से इस स्टैंडर्ड पैरेलल अक्षांश रेखा के समानांतर अन्य अक्षांश रेखाएं खींच लेंगे। इसके समानांतर रहेंगी ये सारी रेखाएं। तो ये सभी अक्षांश रेखाएं आ गई। इनके हम मान भी लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर था ये 45 डिग्री, 45 डिग्री, और ये था 60 डिग्री, और ये सभी मान हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये सभी अक्षांश रेखाएं हमारे पास आ जाती हैं। अब हम खींचते हैं अन्य देशांतर रेखाएं। अन्य देशांतर रेखाएं हम किस प्रकार से लेंगे? जो हमने 30 डिग्री का चापकोण हमने निकाला था, और वो 30 डिग्री का चापकोण हमारे पास था 1.67 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था। तो इस प्रकार से 1.76 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे और एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ओ बिंदु पर रखकर एक यहाँ पर अर्धवृत्त हम यहाँ पे खींच लेते हैं। ये हम इस प्रकार से अर्धवृत्त खींचेंगे, और यह अर्धवृत्त ओडी रेखा को स्मॉल डी पर काटेगा। इस स्मॉल डी पॉइंट से ओ एन रेखा पर एक लंब गिराएंगे, और ये इस प्रकार से लंब हुआ, यह इसको D1 पर काटेगा। अब D1 प्रकार खोलेंगे और 45 डिग्री मानक अक्षांश रेखा पर रखेंगे, और उससे अन्य देशांतर रेखाओं के चिन्ह हम यहाँ पर लगा लेंगे। और इधर 30 के अंतराल पर हम निशान हम 30, और ये 60, और ये 90, ये 120, ये 150, और ये 180। 6 निशान लगा लेंगे। और इसी प्रकार से 6 निशान इधर 30, और ये 60, और 90, 120, 150, और ये 180। ये वो सभी निशान आ जाते हैं जो अन्य देशांतर रेखाओं के निशान हैं। अब इन निशान से, इन चिन्हों से एल बिंदु से मिलाते हुए अन्य देशांतर रेखाएं हम खींच लेंगे। एल बिंदु से मिलाते हुए इसको इस प्रकार से अन्य देशांतर रेखाएं खींच लेंगे। ये सभी देशांतर रेखाएं हमारे पास आ जाती हैं, और इसी प्रकार से इधर, और ये आती है हमारे पास 180 डिग्री की रेखा। इस लाइन को हम ब्रोकन लाइन रखेंगे। तो इस प्रकार से ये सभी रेखाएं हमारे पास अन्य देशांतर रेखाएं आ जाती है। यह हमारा प्रक्षेपण। सभी देशांतर रेखाओं के मान भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये हुआ 0 डिग्री, और ये 30 डिग्री, और सभी मान हम इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारे पास बन जाता है प्रोजेक्शन। तो इस प्रकार से ये प्रोजेक्शन सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन है, और एक 1 स्टैंडर्ड पैरेलल के अनुसार हमने बनाया है। अब हम जो स्टैंडर्ड पैरेलल थी उसको हम थोड़ा और ज़्यादा डार्क कर देते हैं, और इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड पैरेलल SP। यह हमारी स्टैंडर्ड पैरेलल है। तो इस प्रकार से ये बन जाता है हमारे पास सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद 1 स्टैंडर्ड पैरेलल। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, और सबसे पहली प्रॉपर्टीज में आती है अक्षांश रेखाओं का आकार और अक्षांश रेखाओं की आकृति। तो सभी अक्षांश रेखाएं एक चापाकार आकृति में होती है, और वो सभी रेखाएं सकेंद्रीय आर्क होती है या सकेंद्रीय चाप होती हैं। एक ही केंद्र को केंद्र मानकर सभी चाप ये खींची गई हैं। दूसरे प्रॉपर्टी में हमारा आता है देशांतर रेखाओं की आकृति। देशांतर रेखाओं की आकृति कौन सी है? जो ये हमारी है केंद्रीय देशांतर रेखा, और इस एल बिंदु की ओर जाने वाली जो सीधी रेखाएं हैं वो सभी हैं हमारे पास देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं सभी सीधी रेखाएं होती हैं। ध्रुव की ओर वह आपस में एक दूसरे के नज़दीक आती हैं। ये जो अरीय आकार में जो
रेखाएं हैं वो सभी देशांतर रेखाएं हैं। जितना तिरछापन इस देशांतर रेखा में आता है उतना ही तिरछापन हमारी अक्षांश रेखा में आ जाता है। तो इस प्रकार से सभी देशांतर रेखाएं सभी अक्षांश रेखाओं को 90 डिग्री पर के कोण पर काटती है। अक्षांश रेखा का मापक किस प्रकार से है, क्योंकि हमारी जो मानक अक्षांश रेखा है वही उस शंकु को छूती है, तो 45 डिग्री की जो मानक अक्षांश रेखा है वही रेखा शुद्ध है। और इस मानक अक्षांश रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर, तो सभी अक्षांश रेखाओं का मापक बढ़ता है। और इस मानक अक्षांश रेखा से भूमध्य रेखा की ओर आते हुए भी मापक बढ़ता है। तो केवल मानक अक्षांश रेखा इसमें शुद्ध रहती है और अन्य जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके मापक में विवर्धन होता है। फिर बात करते हैं हम देशांतर रेखाओं के मापक की। तो देशांतर रेखाओं का मापक किस प्रकार से है, देखिए देशांतर रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं हैं या केंद्रीय देशांतर रेखा है, और कोई एक केंद्रीय देशांतर रेखा किस प्रकार से निश्चित की गई है, वो 15 डिग्री के कोण का हमने चापकोण लिया था, और 15 डिग्री कोण का चापकोण जो हमने लेके 45 डिग्री से 60 डिग्री का निशान लगाया, 60 से 75, 75 से 90। तो इस प्रकार से जो 15 डिग्री का चापकोण है वो शुद्ध है, क्योंकि हमने वो परिधि में से निकाला हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ तक की रेखा ये शुद्ध हुई केंद्रीय देशांतर रेखा। और इस प्रकार 45 से 30, 30 से 15, 15 से 0, ये भी उतनी ही दूरी लेकर हमने चिन्ह लगाए हैं। तो इस प्रकार से केंद्रीय देशांतर रेखा शुद्ध हुई और सभी अक्षांश रेखाएं केंद्रीय चाप हैं। तो इस प्रकार से अन्य देशांतर रेखाएं भी इसमें शुद्ध होती हैं। फिर इसमें आती है इसके उपयोग की बात है। जहाँ पर शुद्धता है वहीं पर उपयोग है। अक्षांश रेखाओं में शुद्धता कहाँ थी, केवल मानक अक्षांश रेखा शुद्ध है। तो मानक अक्षांश रेखा शुद्ध होने के कारण पूर्व और पश्चिम में फैली हुई कोई संकरी पट्टी जो मानक अक्षांश रेखा के पास हो उसको शुद्धता से दिखाया जा सकता है। और छोटे देश जो मानक अक्षांश रेखा जिनके बीच में से गुजरती हो उनको भी शुद्धता से दिखाया जा सकता है। यदि मध्य अक्षांशों में कोई भी छोटे देश हों और उनमें से मानक अक्षांश रेखा नहीं गुजर रही है तो हम इस प्रकार का प्रक्षेप बनाएंगे, उस देश में पड़ने वाली जो अक्षांश रेखा है उसको मानक अक्षांश रेखा लेकर उस देश का हम शुद्धता से मानचित्र बना सकते हैं। और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश, यूरोपियन जो कंट्री है उसमें बहुत सारे देश आते हैं, जिसमें स्पेन है, पोलैंड है, और इसी प्रकार से ऑस्ट्रिया है, यूक्रेन है, उनको बढ़िया तरीके से दिखा सकते हैं, शुद्धता से दिखा सकते हैं। और इसी प्रकार से आइसलैंड है, आयरलैंड है, ब्लैक सी का मानचित्र इसमें बढ़िया तरीके से बनाया जा सकता है, क्योंकि वो छोटे क्षेत्र हैं। तो मध्य अक्षांश में होने चाहिए और छोटे देश होने चाहिए, तो उन देशों के जो मानचित्र है वो शुद्धता दिखाए जा सकते हैं। और इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी जो छोटे देश हैं जैसे रुवांडा है, ब्रूंडी और इस प्रकार से और दूसरे जो छोटे क्षेत्र हैं, छोटे देश हैं, उनको बढ़िया तरीके से दिखाया जा सकता है। कनाडा में और संयुक्त राज्य अमेरिका में जिन राज्यों की सीमाएँ अक्षांश रेखा के सहारे है उन सीमाओं को बढ़िया तरीके से दिखाया जा सकता है। इसमें नेपाल को भी बढ़िया तरीके से दिखाया जा सकता है, भूटान को भी इसमें शुद्धता से दिखाया जा सकता है, क्योंकि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी को भी शुद्धता से इसमें दिखाया जा सकता है, क्योंकि यदि उनके बीच में से जो गुजरने वाली कोई भी अक्षांश रेखा है उसको यदि हम मानक अक्षांश रेखा माने तो उसको शुद्धता से दिखाया जा सकता है। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं के शुद्धता की बात और उसके उपयोग की बात। अब सभी देशांतर रेखाएं इसमें शुद्ध हैं, तो किसी भी देशांतर रेखा के सहारे संकरी पट्टी जो उत्तर और दक्षिण में हो उसको शुद्धता से दिखाया जा सकता है। अलास्का और कनाडा के बीच में सीमा रेखा को शुद्धता से इसमें दिखाया जा सकता है, वो क्योंकि एक देशांतर रेखा के सहारे है तो उसको शुद्धता से दिखाया जा सकता है। और इसी प्रकार के जो उत्तर दक्षिण में एक ही गोलार्ध में हो वो जो फीचर्स हैं वो शुद्धता से इसमें दिखाए जा सकते हैं। यूराल माउंटेन्स को इसमें शुद्धता से दिखाया जा सकता है, कैस्पियन सागर को इसमें शुद्धता से दिखाया जा सकता है। जो भी उत्तर से दक्षिण की ओर एक ही गोलार्ध में हो और संकरी पट्टी में हो उनको शुद्धता से दिखाया जा सकता है। जैसे इसमें पुर्तगाल को भी शुद्धता से दिखाया जा सकता है और पुर्तगाल की पश्चिमी सीमा को शुद्धता से दिखाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पश्चिमी सीमा को जो हिंद महासागर के लगती हुई है वो भी उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है, उसको शुद्धता दिखाया जा सकता है और संकरी पट्टी में है। और इसी प्रकार से वैंकूवर से सैन फ्रांसिस्को सड़क मार्ग को शुद्धता से दिखाया जा सकता है। वैंकूवर कनाडा में है और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है, उसको भी शुद्धता से दिखाया जा सकता है। और अनेक ऐसे राज्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में जिनकी सीमाएं उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है, तो उनको शुद्धता से दिखाया जा सकता है। कोई भी नदी जो उत्तर से दक्षिण में हो, क्योंकि नदी की ज़्यादा चौड़ाई नहीं होती है, उसको भी शुद्धता से दिखाया जा सकता है।
अब इसकी बात आती है लिमिटेशंस की या सीमाओं की बात आती है, क्योंकि ये कॉनिकल प्रोजेक्शन है इसलिए इसमें पूरे विश्व का मानचित्र नहीं बनाया जा सकता, केवल एक ही गोलार्ध का मानचित्र बनाया जाएगा। चाहे तो हम उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र हम बना लें और चाहे हम दक्षिण गोलार्ध का मानचित्र हम इसमें बना लें। ये थी इसके उपयोग की बात और आपने मेरे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।